आपका जो चुनावी बैकग्राउंड रहा है, जो पॉलिटिकल पूरा जो पॉलिटिक्स है वो चुनाव पर ही ज़्यादातर आधारित होती है। जब आप मैदान में आते हैं तभी आप एक जनप्रतिनिधि के रूप में सामने आते हैं। तो जब आपने चुनाव लड़ना प्रारंभ किया तो पूरा हमें डिटेल में बताएं कि आपने पहला जो चुनाव था वो कब लड़ा और उसके बाद से क्या क्या आपका चुनावी जो इतिहास रहा है वो रहा है अभी तक। मेरे पारिवारिक बैकग्राउंड में मेरे स्वर्गीय बड़े पिताजी जसवंत सिंह भाटिया जो 2 बार सरपंच रहे, ग्राम पंचायत सिमगा था उस समय। जो पहला पॉइंट था आपके घोषणा पत्र में 24 घंटे मेरा कार्यालय खुला रहेगा, इसी को लेकर के आपके ऊपर आरोप भी लगते रहे हैं। जो रमेश सोनी अभी वर्तमान में निर्दलीय प्रत्याशी हैं वो आपके ऊपर आरोप लगाते रहे हैं कि आप जनता के बीच में हमेशा अवेलेबल नहीं रहते हैं। आप घर में रहते हुए भी ये कहलवा देते हैं, कोई जाता है कि मैं घर में नहीं हूँ, बाद में आना। जो 82 में सिमगा नगर पालिका बन चुका है 1982 में ही नगर ग्राम पंचायत से सिमगा नगर पालिका बना था। 2 बार आप लगातार निर्दलीय अध्यक्ष रहे सिमगा के। इसी बीच में आपने विधानसभा चुनाव भी लड़ा था। इस बीच देखा तो वो जमीन के बारे में पता किए तो शमशान घाट की ज़मीन सेंचुरी सीमेंट की ज़मीन थी, जिसके लिए मैं सेंचुरी सीमेंट से बॉम्बे से जो डायरेक्टर आए थे उनके पास जाके निवेदन किया। भाटापारा विधानसभा से संभवतः आपने चुनाव लड़ा था उस बार उसमें आपके विपक्ष में कौन कौन था, कौन कौन थे चुनाव लड़ने वाले? उस समय विपक्ष में थे हमारे कांग्रेस प्रत्याशी थे, चैतराम साहू जी थे जी, और भाजपा से शिवरतन शर्मा जी थे। 2014 में आप 2 बार निर्दलीय अध्यक्ष रहने के बाद, 2 बार निर्दलीय पार्षद रहने के बाद आपने भाजपा ज्वाइन कर ली जी। भाजपा ज्वाइन क्या कारण था भाजपा ज्वाइन करने का? पहले सिमगा की बहुत से लेबर ग्रेड का हो, सामान्य वर्ग का हो, शिक्षित हो, मेरे को बहुत ही परिचय है उन लोगों से। वो केंद्र में भाजपा की सरकार है, राज्य में भी भाजपा की सरकार है। आपको नहीं लगता कि भाजपा को इसका फायदा मिल सकता है? नगरीय निकाय चुनाव में आपके लिए ये एक चैलेंज हो सकता है, क्योंकि उनका ये कहना रहा है कि पिछले समय में आपने जो भी काम कराए हैं उस समय भाजपा की सरकार थी, तो इसलिए आपने आसानी से वो काम करा सके थे। आपको लगता है ये आपके लिए कोई चैलेंज होने वाला है? आप भाजपा से चुनाव लड़े और हार गए, वो आपका 5वां चुनाव था, और अब आप 6वीं बार चुनावी समर में उतरे हैं। आपने उस वक्त भाजपा से चुनाव लड़ा था, जैसा आपने कहा कि भाजपा की सरकार थी। भाजपा की सरकार तो अभी भी है, तो फिर आप निर्दलीय लड़ रहे हैं इस बार चुनाव। इस बार आपका मन नहीं हुआ भाजपा से चुनाव लड़ने का? यहाँ के छुटपुट नेता जो पैसा लेके कुछ भ्रष्टाचार करके उसको बढ़ाने जाने दे रहे हैं। मैं पानी को, जब तक हमारी सिमगा की लिए पानी की व्यवस्था नहीं होगी तब तक मैं उसको जाने नहीं दूंगा। आप जीत जाते हैं, मान लीजिए जनता आपको चुनती है, तब आपकी क्या योजनाएं हैं जो आपके हाथ में घोषणा पत्र है? यहाँ पे घोषणा पत्र में मेंशन किया हुआ है कि सरोपित तालाब में नौकायान, ये क्या है, इसके बारे में जरा बताएं। इसके ऊपर एक बात करना चाहूँगा मैं कि कई बार अक्सर हम देखते हैं कि जो कॉम्प्लेक्स बनते हैं, जो व्यापारी होते हैं, बड़े व्यापारी, वही उसको किराए में वही उसको ले लेते हैं कॉम्प्लेक्स को, और फिर जो छोटे व्यापारी होते हैं, जो ठेला लगाने वाले लोग हैं, उनको वो 200-300 सस्ते में ले लेते हैं दुकानें, क्योंकि जनता के बीच में चर्चा है कि वो सस्ते में ले लेते हैं नगर पालिका से, और उसके बाद जो फुटकर व्यापारी, जो ठेला लगाने वाले लोग हैं, उनको वो 2000-3000 रुपये में किराए में दे देते हैं। तो इसके लिए आपकी क्या योजना रहेगी? कि क्रमांक 5 ब्राह्मण कॉलोनी में जो बरसात का पानी 6-6 फीट भर जाता है, उसके लिए बाईपास से पानी निकलवा के उसके लिए अलग से पानी निकलवाएंगे ऊपर से ही। अच्छी बात कही आपने, क्योंकि पिछले समय में हमने कई बार ऐसा देखा है कि लोगों की ये शिकायतें रही हैं कि उनसे आवास योजना के नाम पर हर किस्त में 5000-10,000 रुपए लिए जाते रहे हैं। ये बड़ी शिकायत रही है लोगों की। अब मेरे जीवन का सबसे बड़ा सफल कार्यकाल मैं मानता हूँ तो मुक्तिधाम को मानता हूँ, जहाँ अंतिम क्रिया करने के लिए रोड सड़कों पे बैठे रहते थे, आज वहाँ बैठने की व्यवस्था है। सहजता से लोग अभी आपसे मिल पा रहे हैं क्योंकि चुनाव का समय है। तो आपके अध्यक्ष बनने के बाद भी क्या लोग उतनी ही सहजता से आपसे मिल पाएंगे? बिल्कुल। आप जो आदमी चल नहीं सकता है वो कैसे जनता के बीच में हमेशा अवेलेबल रहेगा? सबसे पहले तो इस घटना के बारे में बताएं कि ये जो आपके साथ हादसा हुआ था वो कैसे हुआ? कि हरदीप सिंह भाटिया चुनाव जीतने के बाद हो सकता है कि कोई पार्टी ज्वाइन कर ले, हो सकता है कोई भाजपा ज्वाइन कर ले। नदी से बजरंग पावर प्लांट में पानी जाता रहा है काफ़ी समय से, और ऐसे में अभी हाल ही में आपने सुना होगा कि कुछ दिनों पहले बजरंग पावर प्लांट के द्वारा खुदाई की जा रही थी पाइपलाइन डालने के लिए। वो कहते हैं कि पाइप डैमेज हो गई है, उसके लिए खुदाई की जा रही थी। नगर पालिका से
बिना परमिशन के लिए। इसके ऊपर आपका क्या विचार है? और जब आप यदि अध्यक्ष चुनकर आ जाते हैं तो ये जो अवैध खुदाई की जा रही थी जिससे अभी रुकवाया गया है शिमला के नागरिकों के द्वारा, उस पर आपका क्या एक्शन होने वाला है जब बाद में ये लोग आएंगे वापस? तो कि ऐसे बहुत सारे वार्ड हैं जहां अगर अभी भी आप चले जाएं तो पानी की बहुत समस्या है। लोगों में ये हमेशा बना है कि पानी की समस्या हमको गर्मी में हो जाती है। वहां तक नगर पंचायत पानी सप्लाई नहीं कर पा रहा था। ऐसे में अपने यहाँ पानी की व्यवस्था न करके बाहर पानी भेज देंगे तो जनता के साथ अन्याय ही है। नमस्कार, जय हिंद, जय जोहार। मैं हूँ राज पांडे और आप देख रहे हैं मनखे वॉइस। नगरीय निकाय इलेक्शंस का टाइम चल रहा है। ऐसे में सभी जो प्रत्याशी हैं वो अपना अपना जोर लगा रहे हैं इस प्रथम नगर पालिका चुनाव में, अध्यक्ष पद की रेस के लिए या फिर वो चाहे पार्षद पद की रेस हो। सभी जो प्रत्याशी हैं वो अपना पूरा जोर फिलहाल चुनाव में लगा रहे हैं। आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चल रहा है और ऐसे में अपनी अपनी योजनाओं को लेकर के सभी प्रत्याशी जनता के बीच में जा रहे हैं। क्या हम जीत के करेंगे, क्या हमारी योजनाएं हैं, क्या हमने किया है। जो पहले अध्यक्ष रह चुके हैं वो अपने काम के दम पर भी जनता के बीच में माहौल बनाने का प्रयास कर रहे हैं। और इसी चुनावी दौर में इस वक्त हम हैं शिमगा नगर के 2 बार के निर्दलीय अध्यक्ष और पूर्व पार्षद रह चुके, कई पदों पर रहे ऐसे हरदीप सिंह भाटिया, जिनको हम सभी राजू भाटिया के नाम से जानते हैं। स्वागत है सर आपका हमारे चैनल मनखे वॉइस में। धन्यवाद। नगर पालिका इलेक्शंस का टाइम चल रहा है, ऐसे में आप चुनावी मैदान में हैं। ये तीसरी दफ़ा होगा संभवतः जब आप अध्यक्ष पद के लिए मैदान में उतरे हैं। चौथी बार अध्यक्ष के लिए चौथी बार। और नगर पालिका बनने के बाद ये पहली बार है जब आप अध्यक्ष पद के लिए। सबसे पहले तो मैं जानना चाहेंगे कि जनता के बीच में जब आप अपना परिचय देंगे तो वो परिचय किस प्रकार का होगा जरा? मैं हरदीप सिंह भाटिया, नवनिर्वाचित नगर पालिका अध्यक्ष के लिए स्वतंत्र प्रत्याशी के रूप में चुनाव मैदान में आया हूँ। मेरी शिक्षा 11 तक है। मैं शिमगा में ही मेरा जन्म स्थान है। मैं यहीं से पला बढ़ा हूँ। यहाँ मेरा ट्रांसपोर्ट का व्यवसाय है और मेरे खेती किसानी में भी काम है। खेती किसानी का मैं उसमें रुचि रखता हूँ और मैं जनता से खेती किसानी के बहुत जुड़ा हुआ हूँ। मेरे व्यवहार से सब जनता मुझे बहुत पसंद करती है और मैं 2 बार नगर पंचायत का अध्यक्ष भी रहा, 1 बार पार्षद भी बना और 1 बार नगर पंचायत में उपाध्यक्ष पद पर भी रहा और विगत 25 वर्षों से मैं किसान राइस मिल शिमगा में अध्यक्ष पद पर भी रहा। आप काफ़ी समय से पॉलिटिक्स में एक्टिव हैं। आपका पारिवारिक बैकग्राउंड, जो फैमिली बैकग्राउंड रहा जब आप पॉलिटिक्स में आए, और उसके पहले वो कैसा था? मेरे पारिवारिक बैकग्राउंड में मेरे स्वर्गीय बड़े पिताजी जसवंत सिंह भाटिया, जो 2 बार सरपंच रहे, ग्राम पंचायत शिमगा था उस समय, 2 बार सरपंच रहे। उसके बाद मेरे बड़े भाई स्वर्गीय गुरदयाल सिंह भाटिया, जो सन 1982 में नगर पालिका शिमगा को घोषित किया गया, जिसमें वो मनोनीत अध्यक्ष रहे। जी, आपका जन्म हुआ अप्रैल 1964 में। मेरा 2 अप्रैल 1964 का जन्म दिवस है। जी, 1964 में आपका जन्म हुआ। उसके बाद आपकी जो प्रारंभिक शिक्षा है वो शिमगा से ही हुई? शिमगा। कौन से स्कूल से हुई? शिमगा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जी से मेरी शिक्षा प्रारंभ हुई और मैं 11 तक शिक्षित। 11 तक आप शिक्षित हैं। उसके बाद फिर आप फैमिली बिजनेस में जुड़ गए? जी, फिर मैं अपने बिजनेस में भी आ गया। अपने ट्रांसपोर्ट का, मेरे पिताजी का ट्रांसपोर्ट का बिजनेस था, उसमें मैं उनका सहयोगी बन के काम किया और उनका आशीर्वाद आज भी है कि मैं ट्रांसपोर्ट का बिजनेस कर रहा हूँ और मेरे पास अपनी खेती भी है। खेती में मेरी बहुत रुचि है। इसके कारण पूरी शिमगा की बहुत से लेबर ग्रेड का हो, सामान्य वर्ग का हो, शिक्षित हो, मेरे को बहुत ही परिचय है उन लोगों से। आपने बताया कि आपके जो बड़े पिताजी थे वो पहले जो शिमगा ग्राम पंचायत था, शिमगा जब ग्राम पंचायत था तो वो यहाँ के सरपंच रहे? सरपंच रहे 2 बार। तो क्या वही आपके राजनीतिक गुरु थे? मेरे राजनीतिक गुरु थे स्वर्गीय जसवंत सिंह भाटिया, मेरे बड़े पिताजी थे। उसके बाद जब नगर पालिका गठन हुआ शिमगा 1982 में, तो मेरे स्वर्गीय भाई गुरदयाल सिंह भाटिया अध्यक्ष
रहे हैं। 1982 में सिमगा नगर पालिका बन चुका है, बन एक चुका बार। है। 1982 में ही नगर ग्राम पंचायत से सिमगा नगर पालिका बना था। ये हमारे जानने की बात है कि सिमगा पहले ग्राम पंचायत था और इसके बाद ऐसा नहीं है कि सिमगा पहली बार नगर पालिका बना है। इससे पहले भी सन 1982 में सिमगा नगर पालिका बन चुका है, जैसा कि बता रहे हैं। जब सिमगा नगर पालिका बना तब आपकी उम्र जो है वो काफ़ी छोटी रही होगी संभवतः। और उस समय जी। क्या माहौल था जब आपके बड़े पिताजी संभवतः अध्यक्ष बने थे? उसके बाद बड़े बड़े भैया थे हमारे, स्वर्गीय गुरजाल सिंह भाटिया, जो जी। नगर पालिका अध्यक्ष थे। उनके साथ राजनीति जो गतिविधियों में मैं उनके साथ आना जाना लगा रहता था। मैं वहीं से उनसे प्रेरणा लेता था कि जो सेवा उन्होंने सिमगा की आसपास गांव की उन्होंने जो सेवा की, उनके साथ मेरा आना जाना लगा रहता था। वहीं से मेरे को प्रेरणा मिली कि ये नगर पालिका में मेरे को उन्होंने पार्षद के लिए तैयारी करने को कहा। मैं पार्षद की राजनीति शुरुआत वहीं से हुई मेरी। जी जी, बिल्कुल उसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि आप चुनावी समर चल रहा है इस वक्त और आप मैदान में हैं। आपका जो चुनावी बैकग्राउंड रहा है, जो पॉलिटिकल पूरा जो कि पॉलिटिक्स है वो चुनाव पर ही ज़्यादातर आधारित होती है। जी। जब आप मैदान में आते हैं तभी आप एक जनप्रतिनिधि के रूप में सामने आते हैं। तो जब आपने चुनाव लड़ना प्रारंभ किया तो पूरा हमें डिटेल में बताएं कि आपने पहला जो चुनाव था वो कब लड़ा और उसके बाद से क्या क्या आपका चुनावी जो इतिहास रहा है वो रहा है अभी तक। सिमगा नगर पंचायत 1994 में बना, जिसमें वार्ड पार्षद के लिए मैं उस समय पार्षद ही अध्यक्ष चुनते थे। उस समय वार्ड नंबर 12 से कंकालीन पारा से पार्षद बना जी और भारी बहुमत से मेरे को जनता ने विजय किया। और उसके बाद मैं 1999 में अध्यक्ष के लिए दावेदारी किया, जिससे भी मेरे को भारी सफलता मिली। सबसे अधिक वोटों से विजय होने का रिकॉर्ड रहा मेरा। उसके बाद सन 2005 में अध्यक्ष दूसरी बार मैं लड़ा, जिसमें भी मेरे को बहुत भारी वोटों से सफलता मिली और मैं नगर की सेवा में लगा रहा। ईमानदारी से पूरी नगर की सेवा किया, जिसके फलस्वरूप आज मेरे को वही जनता फिर मेरे को बोल रही है, आप एक बार और निस्वार्थ भाव से काम करिए, आपको एक मौका और मिलेगा, आप चुनाव समर में आइए। और मैं चुनाव समर में आया हूँ और मैं चुनाव की तैयारी कर रहा हूँ। 2000 मतलब 2 बार आप लगातार निर्दलीय अध्यक्ष रहे सिमगा के। इसके बीच में आपने विधानसभा चुनाव भी लड़ा हाँ, था। इस बीच में मेरे प्रेरणा स्रोत स्वर्गीय विद्याचरण शुक्ल जी ने मुझे आदेश किया कि आपको विधानसभा चुनाव की तैयारी करना है, विधानसभा चुनाव लड़ना है। और मैं एनसीपी से घड़ी छाप से चुनाव लड़ा था। एनसीपी, जी, ये जो अपनी महाराष्ट्र की जो पार्टी है, महाराष्ट्र की जो शरद पवार पार्टी है, वो विद्याचरण भैया उसमें प्रदेश अध्यक्ष रहे और मुझे आदेश किए कि आपको तैयारी करना है, आपको विधानसभा चुनाव लड़ना है। और मैं उनके आदेश का पालन किया और मैंने चुनाव लड़ा। जी, क्या माहौल था उस समय जब आपने विधानसभा चुनाव लड़ा था? तो क्या स्थिति थी उस समय? भाटापारा विधानसभा से ही संभवतः आपने चुनाव लड़ा था उस बार। उस उस बार समय आपके विपक्ष में कौन कौन था, कौन कौन थे चुनाव लड़ने वाले? उस समय विपक्ष में थे हमारे कांग्रेस प्रत्याशी थे, चैतराम साहू जी थे जी और भाजपा से शिवरतन शर्मा जी थे। जी, तो उस समय संभवतः चैतराम साहू जी विजय हो गए थे। जी, आपने विधानसभा चुनाव लड़ा, आपने अध्यक्ष चुनाव लड़ा, पहली बार पार्षद भी बने थे आप। 1994 में आप पहली बार पार्षद बने। उसके बाद 2009 तक आप निर्दलीय अध्यक्ष रहे। उसके बाद फिर आपने पार्षद चुनाव लड़ा जी 2009 में। फिर 2009 में पार्षद चुनाव लड़ा, उसमें भी भारी मतों से विजय हुए और मैं उपाध्यक्ष रहा 5 साल। उस कार्यकाल में पार्षद उपाध्यक्ष भी रहा। जी, जब आप उपाध्यक्ष थे उस समय अध्यक्ष संभवतः श्रीमती शीतल सोनी जी थी। जी, उनके कार्यकाल में आप उपाध्यक्ष रहे। उसके बाद 2014 में आप 2 बार निर्दलीय अध्यक्ष रहने के बाद, 2 बार निर्दलीय पार्षद रहने के बाद आपने भाजपा ज्वाइन कर ली। जी, भाजपा ज्वाइन। क्या कारण था भाजपा ज्वाइन करने का? पहले तो भाजपा ज्वाइन करने का इसलिए मेरा इरादा हुआ कि प्रदेश में भाजपा की गवर्नमेंट थी, हम मिल के सिमगा को विकास की गति को तेज करेंगे
और विकास करवाएंगे। तो उस समय मेरी हार हुई और मैं हार गया। जी, आप भाजपा से चुनाव लड़े और हार गए, वो जी आपका 5वां चुनाव था। जी और अब आप 6वीं बार चुनावी समर में उतरे जी हैं। जी आपने उस वक्त भाजपा से चुनाव लड़ा था, जैसा आपने कहा जी कि भाजपा की सरकार थी। जी। भाजपा की सरकार तो अभी भी है, तो फिर आप निर्दलीय लड़ रहे हैं इस बार चुनाव। इस बार आपका मन नहीं हुआ भाजपा से चुनाव लड़ने का? इस बार मैं टिकट की मांग नहीं किया। जी। मेरे को सिमगानगर की सब जनता बोली, आप निर्दलीय ही पहले अध्यक्ष बने हो, आपको निर्दलीय ही चुनाव लड़ना चाहिए। आप में एक विकास पुरुष के नाम से आप जाने जाते हो, आपको निर्दलीय चुनाव लड़ना चाहिए। और तो मैं निर्दलीय ही तैयारी कर रहा हूँ। जी हाँ, डेफिनेटली निर्दलीय जो आपका इतिहास रहा है वो बिल्कुल एक जी अजय योद्धा की तरह रहा है। जी। और जब आपने पार्टी ज्वाइन करी तो आप हार गए, हार गया। इसलिए आप निर्दलीय चुनाव लड़ रहे जी हैं। जी। इसके अलावा जैसे कि आपने बताया कि आप किसान राइस मिल अध्यक्ष भी रह चुके हैं, तो उसमें आपका क्या कार्यकाल रहा है? क्या आपकी गतिविधियां होती थी किसान राइस मिल में? 1996 में मैं किसान राइस मिल का अध्यक्ष बना, जो लगातार 5 कार्यकाल मेरे अध्यक्ष के रूप में वहाँ हुआ। पर शासन से कोई सहयोग नहीं मिलने के कारण कुछ हम वहाँ विकास कार्य नहीं कर पाए, क्यों मशीन वहाँ की जो प्लांट है वो भी जर्जर हालत में था। तो हमने अभी उसको एक कॉन्ट्रैक्ट में दे दिया है किसान राइस मिल को, जिसमें वो नई मशीन लगा के 5 साल वो मशीन का उपयोग करेगा। उसके बाद वो यथास्थिति मशीन छोड़ के जाएगा, जिससे किसान राइस मिल का जो मशीनें जर्जर हो गई थी वो पूरी बदली हो जाएंगी और किसान राइस मिल अपने पैरों पर फिर खड़े होगा। और जनता को मैं विश्वास दिलाता हूँ, ऐसे समय में आप मेरे साथ रहें और मेरा सहयोग करें। जब आप 2000 में पहली बार अध्यक्ष बने थे 1999 में, और आज आप अध्यक्ष का चुनाव लड़ रहे हैं, तो लगभग इसमें 25 साल का डिफरेंस है। जी। पहली बार जब आप अध्यक्ष का जी चुनाव जी लड़े जी थे, जी। तो क्या बातें हैं आपकी जब आप पहली बार चुनाव लड़े थे और आपके चुनाव में क्या अंतर आपको नजर आता है? चुनावी माहौल में, रणनीतियों में, जनता के मनोभाव में क्या ऐसा परिवर्तन हुआ है? किस प्रकार का अंतर, आपका क्या अनुभव है इस डिफरेंस का, इस बीच का? 15 साल जो बीच में गैप हुआ। जी नहीं, मैं बात कर रहा हूँ कि जब आप पहली बार चुनाव लड़े थे और अब आप चुनाव लड़ रहे जी। हैं, तो दोनों समय के माहौल में आपको क्या अंतर नजर आता है? क्या अनुभव है आपका? उस समय का चुनावी माहौल अलग था, डेफिनेटली 25 साल पहले की वो बात थी। जी। आज के समय में क्या अंतर नजर आता है आपको? आज भी वही माहौल है जो 25 साल पहले था। आज भी उसी माहौल में मैं देख रहा हूँ सिमगा को। सिमगा में जो विकास कार्य 15 साल से थम गया है, उसके लिए जनता फिर से मुझे विश्वास ले रही है कि जो 15 साल विकास कार्य रुका है उसे बढ़ाने के लिए मुझे फिर से उनके ही तौर से मेरे को पड़ रहा है दबाव कि आप चुनाव लड़ो, आप ही सिमगा का विकास करते हो, करा सकते हो, आप ही यहाँ के विकास पुरुष हो। मेरे को चुनाव उनके कहने से ही मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। और जब आप उस समय अध्यक्ष बने थे 1999 से लेकर के 2009 तक आप अध्यक्ष थे, उस समय कोई ऐसा वाकया हो जो आपको आज तक याद हो, कोई ऐसी मेमोरी जो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहते हो? कुछ ऐसा हो अनुभव आपका उस समय का, उस दौर का? हाँ, सिमगा में किसी की डेथ हो जाती थी तो हमारे यहाँ मुक्ति धाम नहीं था, सड़क के किनारे करते थे, लोग सड़कों पे बैठे रहते थे। ये मैं देखा तो वो ज़मीन के बारे में पता किए। जो शमशान घाट की ज़मीन सेंचुरी सीमेंट की ज़मीन थी, जिसके लिए मैं सेंचुरी सीमेंट से बॉम्बे से जो डायरेक्टर आए थे उनके पास जाके निवेदन किया कि आपकी ज़मीन वहाँ है, मेरे को दे दीजिए, कि नगर पालिका को आप दान करिए और उसमें हम मुक्ति धाम निर्माण करवाएंगे। तो उन्होंने सहर्ष स्वीकार किया और बोला आप इसको मुक्ति धाम निर्माण करवाओ। उन्होंने एफिडेविट करके मेरे को ज़मीन दी और मैं आज वहाँ पर मुक्ति धाम निर्माण कराया। मेरे जीवन का सबसे बड़ा सफल कार्यकाल मैं मानता हूँ तो मुक्ति धाम को मानता हूँ, जहाँ अंतिम क्रिया करने के लिए रोड सड़कों पे बैठे रहते थे, आज वहाँ बैठने की व्यवस्था है, वहाँ पर सब क्रियाक्रम करने की सब व्यवस्था करवाई गई। अगर आप इस बार मान लीजिए कि चुनाव जीत जाते हैं और
काफ़ी समय बाद शिमला नगर पालिका बना है, तो इसलिए ऐसा मानते हैं कि पहली बार ये नगर पालिका बना है नगर पंचायत के बाद। तो आपका क्या प्लान है शिमला के लिए? क्या क्या आपकी योजनाएं हैं जो आप जनता के लिए लाना चाहते हैं या करना चाहते हैं? ऐसी कौन कौन सी योजनाएं हैं आप जो जनता को बताना चाहते हैं? मैं जब 1999 से 2009 तक मैं जब अध्यक्ष रहा तो मेरे कार्यकाल में मुक्तिधाम निर्माण हुआ, गार्डन का निर्माण करवाए, नया बस स्टैंड बना और सामुदायिक भवन बना, सांस्कृतिक भवन का निर्माण कराया गया और सीसी रोड का निर्माण हुआ। हर 90-95% गलियों का मैंने सीसी रोड निर्माण करवाया और गौरव पथ जो सदर रोड में गौरव पथ निर्माण कराए। शीतला मंदिर रोड में हमने मॉडल रोड बनवाया और खेल मैदान बनाए, बच्चों के लिए खेल मैदान बनाए, 2 खेल में, एक मिनी स्टेडियम बना, एक खड़वा मैदान का स्टेडियम मेरे कार्यकाल में ही बना। और मैंने शासकीय कर्मचारियों के लिए जो 18 एकड़ 49 डिसमिल है वो मैंने निस्वार्थ भाव से उनको एनओसी दिया था। ये तो आपको पिछले कार्यकाल की बात है। अगर इस कार्यकाल की बात करें, यदि आप जीत जाते हैं, मान लीजिए जनता आपको चुनती है, तब आपकी क्या योजनाएं हैं जो आपके हाथ में घोषणा पत्र है? मेरी घोषणा पत्र में ये योजनाएं हैं। 24 घंटे मेरा कार्यालय खुला रहेगा। नया नगर पालिका भवन का निर्माण कराया जाएगा जहां सर्व सुविधा युक्त सभी को पार्षदों को अलग अलग बैठने के लिए, सभी कर्मचारियों को अलग अलग बैठने के लिए वहाँ योजना बनाएंगे। बढ़िया कार्यालय खोला जाएगा। पुराना बस स्टैंड में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का निर्माण कराया जाएगा जिसमें 200 दुकानों, डुप्लेक्स 200 दुकानों का निर्माण कराया जाएगा, जिसमें फुटकर व्यापारियों को उनको पहले प्राथमिकता दी जाएगी। इसके ऊपर एक बात करना चाहूँगा मैं जी कि कई बार अक्सर हम देखते हैं कि जो कॉम्प्लेक्स बनते हैं, जो व्यापारी होते हैं, बड़े व्यापारी, वही उसको किराए में वही उसको ले लेते हैं कॉम्प्लेक्स को, और फिर जो छोटे व्यापारी होते हैं, जो ठेला लगाने वाले लोग हैं, उनको वो 200-300 सस्ते में ले लेते हैं दुकानें, क्योंकि जनता के बीच में चर्चा है कि वो सस्ते में ले लेते हैं नगर पालिका से। और उसके बाद जो फुटकर व्यापारी, जो ठेला लगाने वाले लोग हैं, उनको वो 2000-3000 रुपये में किराए में दे देते हैं। तो इसके लिए आपकी क्या योजना रहेगी कि जो जिसको ज़रूरत है उसी को वो दुकान मिले? जिसको ज़रूरत है, जो ठेले खोमचे वाले आज 3000 रुपये सड़क में खड़े होने का दे रहे हैं, उनको हम 1500 में दुकान दें, बना के निर्माण करवा के देंगे। और फुटकर व्यापारियों को प्राथमिकता दी जाएगी। जो आज फल बेच रहे हैं, रात को 11 बजे अपना फल एक समेटते हैं और सुबह 7 बजे फिर आगे खड़े हो जाते हैं, जिसमें मवेशी भी उनको बहुत तंग करते हैं। उनको शटर युक्त दुकान दी जाएगी जिससे उनको टाइम से आना जाना हो जाएगा उनका। और उनको फुटकर व्यापारियों को मैं प्राथमिकता दूंगा, उसके लिए दुकानें आरक्षित करेंगे जी। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जो बड़े व्यापारी हैं या फिर जो समृद्ध लोग हैं वो वहाँ शटर ले लेते हैं, नहीं ऐसा, उसके बाद वो उनको ज़्यादा पैसे में किराए में देते नहीं हैं। इसमें उस टाइप का सिस्टम नहीं किया जाएगा। इसमें फुटकर व्यापारियों को पहले प्राथमिकता के आधार पर उनको दुकानें आवंटित की जाएंगी। और क्या क्या है आपकी योजनाएं? और मेरी योजना है सांस्कृतिक भवन को एसी युक्त बनवाएंगे और उसमें बहुत ही टॉयलेट और ये अभी बहुत ख़राब हो चुका है, उसे सब व्यवस्थित रूप से बनाया जाएगा। और मेरी है वार्ड क्रमांक 5 ब्राह्मण कॉलोनी में जो बरसात का पानी 6-6 फीट भर जाता है, उसके लिए बाईपास से पानी निकलवा के उसके लिए अलग से पानी निकलवाएंगे। ऊपर से ही जो पानी ब्राह्मण पारा होते हुए जैन होटल से होते हुए, तिगड्डा से होते हुए पूरा पानी 6-6 फीट भर जाता है। इसके लिए हम बरसात में तो लोगों को काफ़ी ज़्यादा समस्या रहती है, क्योंकि जो पानी का निकास है वो अच्छे से पानी का निकास के लिए व्यवस्था बनाई जो नालियाँ हैं वो बिल्कुल, अभी आप अगर जाएंगे शहर में तो नालियाँ बिल्कुल जाम पड़ी हुई हैं। बहुत सारी जो नालियाँ हैं, बड़ी बड़ी नालियाँ हैं, वो जाम पड़ी हुई हैं। तो सबसे पहले उनको खुलवाना, तो नालियों को खुलवाया जाएगा और पानी की निकासी में विशेष ध्यान दिया जाएगा जी। और जो मुख्य मुख्य योजनाएं हैं आपको और बता दीजिए, क्योंकि आपके घोषणा पत्र में तो काफ़ी सारी योजनाएं मेंशन की गई हैं। पुराने
गार्डन को नया स्वरूप दे दिया जाएगा वहाँ, और बच्चों के लिए खेल के सब संसाधन जुटाए जाएंगे। जी। और मेरी अगली योजना है नल जल योजना अंतर्गत हर वार्डों में हर घर में पानी की सुविधा कराई दी जाएगी। अपने यहाँ पे एक घोषणा पत्र में मेंशन किया हुआ है कि सरोपी तालाब में नौकायान, ये क्या है, इसके बारे में जरा बताएं। सरोपी तालाब में नौकायान भी कराया जाएगा। सरोपी तालाब में मेरी सबसे बड़ी घोषणा है वहाँ हम लक्ष्मण झूला बनवाएंगे और तालाब का सौंदर्यीकरण फिर से कराएंगे। चारों तरफ लाइट होगी, साफ सुविधा पूरी रहेगा। जैसे नया तालाब रायपुर में लोग घूमने जाते हैं, वो शिमला में भी लोग घूमने आएंगे। वहाँ चौपाटी बनाई जाएगी, सरोपी तालाब का सौंदर्यीकरण कराया जाएगा। जी। एक दो योजना और जो मुख्य मुख्य हैं वो बता दें। हर गरीबों को आवास उपलब्ध कराया जाएगा। जिसको आवास योजना में नाम नहीं है उसका नाम जुड़वाया जाएगा, और उसमें किसी प्रकार की भ्रष्टाचारी अब नहीं होगी। ये अच्छी बात कही आपने, क्योंकि पिछले समय में हमने कई बार ऐसा देखा है कि लोगों की ये शिकायतें रही हैं जी। कि उनसे आवास योजना के नाम पर हर किस्त में 5,000 10,000 रुपए लिए जाते रहे हैं। ये बड़ी शिकायत रही है लोगों की। अब किसी भी योजना में, सरकारी योजना में किसी को, मैं जब तक अध्यक्ष रहूँगा 1 रुपया वहाँ किसी को देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वहाँ भ्रष्टाचार अब नहीं चलेगा। नहीं चलेगा। जी। स्वास्थ्य को की योजनाओं को लोगों तक पहुंचाना मेरा प्राथमिकता रहेगी। नगर पालिका जो योजनाएं हैं वो आपके इस घोषणा पत्र में हैं। संभवतः मुख्य जो योजनाएं हैं वो हमने डिस्कस कर ली हैं। जी जी। इसके बाद चर्चा करें यदि, क्योंकि आपका जो पहला पॉइंट था आपके घोषणा पत्र में 24 घंटे मेरा कार्यालय खुला रहेगा, इसी को लेकर के आपके ऊपर आरोप भी लगते रहे हैं। जो रमेश सोनी अभी वर्तमान में निर्दलीय प्रत्याशी हैं, वो आपके ऊपर आरोप लगाते रहे हैं कि आप जनता के बीच में हमेशा अवेलेबल नहीं रहते हैं। आप घर में रहते हुए भी ये कहलवा देते हैं, कोई जाता है कि मैं घर में नहीं हूँ, बाद में आना। ये एक ओछी राजनीति है। मैं हमेशा 6 से 8 बजे तक मेरा एक बैठने का स्थान है, मैं रोज़ वहाँ अवेलेबल रहता हूँ। गुजराती मिठाई के सामने मेरे रोज़ की बैठक है, मैं वहाँ मिलता हूँ। लोग मेरे से आते हैं, जाते हैं, मिलते हैं। और मैं जब नगर पालिका अध्यक्ष चुना जाऊँगा उसके बाद मैं रोज़ ही अपना कार्यालय, नगर पालिका कार्यालय में रोज़ समय दूंगा। अब तो मेरे बच्चे अपना व्यवसाय संभाल लिए हैं, मेरे पास व्यवसाय का कोई वो नहीं है, टेंशन नहीं रहता है। मैं अब नगर पालिका में रोज़ 3 घंटा अपना समय दूंगा जनता को। मेरे घर में भी आने की किसी को तकलीफ़ नहीं है, मेरे घर में आते हैं। मैं 10 साल अध्यक्ष रहा, कोई बोल दे कि मैं अवेलेबल नहीं रहा या मेरे घर में कोई मैं नहीं भी था तो उनको आके बैठाना सब होता है। तो क्या जितनी सहजता से लोग अभी आपसे मिल पा रहे हैं, क्योंकि चुनाव का समय है, तो आपके अध्यक्ष बनने के बाद भी क्या लोग उतनी ही सहजता से आपसे मिल पाएंगे? बिल्कुल मिलेंगे, मैं मिलूंगा। मैं जनता के बीच में जाते रहूंगा और मैं रोज मतलब हफ्ते में 5 दिन मैं नगर पालिका में अवेलेबल रहूंगा। और जनता के बीच में एक और चर्चा है अभी, जो आपके ऊपर एक और आरोप लगाया गया आपके स्वास्थ्य को लेकर के, कि माफ़ कीजिएगा मुझे ये कहने में अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन ये भी कहा गया कि आप जो आदमी चल नहीं सकता है वो कैसे जनता के बीच में हमेशा अवेलेबल रहेगा। सबसे पहले तो इस घटना के बारे में बताएं कि ये जो आपके साथ हादसा हुआ था वो कैसे हुआ था? मेरा हादसा, मैं ऑफिस में कार्य कर रहा था, उसमें स्टेपलर का पिन लगने से उसमें पाइजन हो गया और गैंग्रीन हो गया। गैंग्रीन होने से मेरे पैर को कटवाना पड़ा और मैं अभी आर्टिफिशियल पैर के सहारे चल रहा हूँ। कल मैं 4 वार्डों में लगातार बिना रुके मैं जनसंपर्क किया हूँ। ऐसा कोई वो नहीं है, मेरा स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक है, जनता का समर्थन मिल रहा है, उससे मेरा उत्साहवर्धन हो रहा है। मैं बिल्कुल अभी स्वस्थ हूँ, मेरे को कोई तकलीफ नहीं है। आप इतना चल रहे हैं, चुनाव के समय में इतनी मेहनत कर रहे हैं, एक आपका पैर जो है वो भी क्षतिग्रस्त है, तो मतलब कभी ऐसा आपको नहीं लगता है कि अब ज़्यादा हो रहा है, थक रहा हूँ? नहीं, मैं तो कल 4 वार्ड बिना रुके 4 वार्डों में भ्रमण किया। मेरे को ऐसा कोई, मैं जनता का समर्थन मिल रहा है तो मेरे को उस ओर ध्यान ही नहीं जाता है कि मेरा पैर नकली है, मेरे को कम चलना चाहिए। मैं तो
और भी चला रहता कल, पर थोड़ा सा लेट हो गया, इसलिए मेरे को वापस आना पड़ा। जी, ये काफ़ी अच्छी बात है कि इतनी सारी जो स्वयं में कुछ चैलेंजेस हैं उनको आप पार करके लोगों के लिए हमेशा अवेलेबल रह रहे हैं। इसके अलावा यदि बात करें सरकारों की, तो केंद्र में भाजपा की सरकार है, राज्य में भी भाजपा की सरकार है। आपको नहीं लगता कि भाजपा को इसका फ़ायदा मिल सकता है नगरीय निकाय चुनाव में? आपके लिए ये एक चैलेंज हो सकता है, क्योंकि उनका ये कहना रहा है कि पिछले समय में आपने जो भी काम कराए हैं उस समय भाजपा की सरकार थी, तो इसलिए आपने आसानी से वो काम करा सके थे। आपको लगता है ये आपके लिए कोई चैलेंज होने वाला है? कोई चैलेंज नहीं होगा। हम अध्यक्ष बन जाएंगे, जाके अपना इस्टीमेट बनवाएंगे और सभी वार्डों के लिए इस्टीमेट करेंगे और जाएंगे गवर्नमेंट से मांग करेंगे। और मेरे को पूरा विश्वास है सरकार हमारा साथ देगी। पहले भी हमें सहयोग मिलता रहा है सिमगानगर को। अध्यक्ष बनने के बाद ये सब पार्टी वाली बात नहीं आएगी और हमको जनता की सेवा करना है, चाहे कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो, हम उनसे सहयोग और लेके सिमगानगर का विकास करेंगे। और मेरे को पूर्ण विश्वास है कि ये सहयोग हमें मिलेगा। जी, ऐसी भी चर्चाएं हैं लोगों में कि हरदीप सिंह भाटिया चुनाव जीतने के बाद हो सकता है कि कोई पार्टी ज्वाइन कर ले, हो सकता है कोई भाजपा ज्वाइन कर ले। ऐसा मैं कुछ विचार है क्या? मेरे कोई पार्टी में मैं नहीं जाऊंगा। मैं निर्दलीय ही मेरी पहचान है, निर्दलीय में ही मैं रहकर जनता की सेवा करूंगा। जी, बजरंग पावर प्लांट जो कि सिमगा में काफ़ी चर्चा का विषय रहा है, सिमगानगर के नदी से बजरंग पावर प्लांट में पानी जाता रहा है काफ़ी समय से। और ऐसे में अभी हाल ही में आपने सुना होगा कि कुछ दिनों पहले बजरंग पावर प्लांट के द्वारा खुदाई की जा रही थी पाइपलाइन डालने के लिए। वो कहते हैं कि पाइप डैमेज हो गई है, उसके लिए खुदाई की जा रही थी नगर पालिका से बिना परमिशन के लिए। इसके ऊपर आपका क्या विचार है? और जब आप यदि अध्यक्ष चुनकर आ जाते हैं तो ये जो अवैध खुदाई की जा रही थी जिससे अभी रुकवाया गया है शिमला के नागरिकों के द्वारा, उस पर आपका क्या एक्शन होने वाला है जब बाद में ये लोग आएंगे वापस? तो मैं अध्यक्ष बन के आऊँगा तो मैं जनता को विश्वास दिलाता हूँ, जब तक सिमगा का भला नहीं होगा इसमें, तब तक मैं उसको पाइप को आगे बढ़ने नहीं दूंगा। और इसमें मेरा किसी प्रकार का लालच नहीं रहेगा। और ये मैं आश्वासन देता हूँ, जब तक सिमगा के तालाबों को रिचार्ज करने के लिए वो नहीं देंगे करेक्शन नहीं करेंगे, कनेक्शन नहीं देंगे, तब तक पानी नहीं ले जाने नहीं दूंगा। ये तो गवर्नमेंट की योजना, गवर्नमेंट पानी बेच रही है। ये तो एक सिमगानगर पंचायत को माध्यम बनाया जा रहा है। इसमें कुछ यहाँ के छुटपुट नेता जो पैसा लेके कुछ भ्रष्टाचार करके उसको बढ़ाने जाने दे रहे हैं। मैं पानी को, जब तक हमारी सिमगा की लिए पानी की व्यवस्था नहीं होगी, तब तक मैं उसको जाने नहीं दूंगा। रमेश सोनी के ऊपर अक्सर ये आरोप लगते रहा है, जो कि उस समय अध्यक्ष प्रतिनिधि थे, उनके ऊपर आरोप लगते रहा है कि उन्होंने पानी को बेच दिया। लेकिन हाल ही में रमेश सोनी का एक इंटरव्यू था जिसमें उन्होंने कहा कि उनके ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव बनाया गया था शिवतन शर्मा, बृजमोहन अग्रवाल के द्वारा, जिसके चलते हालांकि उन्होंने बहुत प्रयास किया कि ये ना करें, ऐसा उनका कहना था। तो आपको लगता है कि जब अध्यक्ष पद पर आप आसीन हैं तो आपके ऊपर कोई दबाव बना के ऐसा कुछ काम करा सकते हैं? नहीं, आपके ऊपर कभी ऐसा दबाव बनाया गया? नहीं, कभी दबाव नहीं बना है। हम दबाव में आके काम नहीं करने वाले हैं जी, ना हम करेंगे। जब तक सिमगा के उसे विचार नहीं किया जाएगा। हमें मालूम है, आज हम बजरंग पावर को या किसी भी प्लांट को पानी देंगे तो आज नहीं दिखेगा, वो 15 साल 20 साल बाद उसका आएगा। हमारे आने वाली पीढ़ी को उसका पानी का जो आज बेच रहे हैं उसका उनको भुगतना पड़ेगा 20 साल बाद। अभी लखनऊ से भी पानी जाएगा बोलते हैं, अभी कचलौन से भी पानी जाएगा, तो नदी सूख जाएगी, नदी सूख जाएगी। आज हमारा जो जितने भी बोर पॉइंट है उसका लेवल पहले रहता था 40 फीट 50 फीट में रहता था, आज 250 चले गया है। वो अब हमारे बोर भी कम जो हैं 200-300 फीट हैं, जो आने वाले भविष्य में पूरे सूख जाएंगे और पानी की समस्या होगी। 15 साल बाद पानी की यहाँ सिमगा में त्राही त्राही मच जाएगी। ये जो हुआ है, जा रहा है, पानी बेच रहे हैं, ये बहुत गलत निर्णय है।
जी, क्योंकि ऐसे बहुत सारे वार्ड हैं जहां अगर अभी भी आप चले जाएं तो पानी की बहुत समस्या है। लोगों में ये हमेशा बना है कि जी, पानी जी। की समस्या हमको गर्मी में हो जाती है। जी। वहां तक नगर पंचायत पानी सप्लाई नहीं कर पा रहा था। जी। ऐसे में अपने यहाँ पानी की व्यवस्था न करके बाहर पानी भेज देंगे तो जनता के साथ अन्याय ही है। अन्याय है, शिमगा के साथ अन्याय है। ये आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत ही गलत संदेश जाएगा कि हमारे यहाँ जो थे यहाँ के नेता, उन्होंने पानी बेचा, आज उसका भुगतना उनको आने वाली पीढ़ी के ऊपर पड़ने वाली है। अभी तो सबको पानी मिल रहा है, अभी लेवल 250 है, आगे चल के ये 500 जाएगा। और जितने भी पंप है शिमगा में, जितने भी शिमगा क्षेत्र में पंप हैं, बोर हैं, वो सब सूख जाएंगे और पानी की बहुत ही आने वाले समय में तकलीफ होगी। जी, एक अंतिम सवाल आपसे करते हैं, क्योंकि ये नगर पंचायत नगर पालिका का ये चुनाव चल रहा है। सामने आपके बहुत सारे जो प्रतिद्वंदी हैं वो हैं, फिर वो चाहे रमेश सोनी हो, भाजपा से सिद्धारी देवांगन हो, या फिर कांग्रेस से युवा ललित देवांगन। आपको क्या लगता है कि आप की जो टक्कर है, हालांकि ये सवाल हमने आपसे पहले भी कर चुका है, आपने कहा कि हम एक तरफा चुनाव निकाल रहे हैं, लेकिन क्या वाकई में आप एक तरफा चुनाव निकाल रहे हैं, या फिर आपको लगता है कि इसमें से कोई है जो आपको टक्कर दे सकता है, आपको चैलेंज दे सकता है? पार्टियां अपने अपने स्तर पे लगी हैं, मैं किसी को अभी टक्कर की बात नहीं बोलूँगा। जी। और मैं अपनी तैयारी कर लगा हुआ हूँ और मेरे को पूरा भरोसा है, जनता पे भरोसा है मेरे को कि मैं चुनाव जीतूँगा। जी, और शिमगा नगर की जनता के लिए क्या कहना चाहेंगे? एक अंतिम संदेश जो आप देना चाहते हो हमारे चैनल के माध्यम से। शिमगा नगर की जनता को मैं ये संदेश देना चाहता हूँ, जो मेरे द्वारा 15 साल में विकास करवाए गए हैं, उन्हें देखिए, सोचिए, समझिए। आप शिमगा का भविष्य चुनने जा रहे हैं, शिमगा के आने वाले 5 साल के लिए भविष्य देखने जा रहे हैं, उसको अपने मन में विचार करके देखिए, कहीं गलत निर्णय तो नहीं हो रहा है। आप अपना सोच समझकर अपना निर्णय दीजिए। और मेरा ट्रक छाप है, मेरे को ट्रक छाप में वोट देकर भारी वोटों से विजय बनाएं। मैं हमेशा जनता की सेवा में तत्पर रहूँगा। मेरे को आशीर्वाद दें, मैं चाहता हूँ। धन्यवाद। तो ये थे निर्दलीय प्रत्याशी राजू भाटिया जी, जिनको आपने सुना। बहुत सारी बातें हमने डिस्कस की इस इंटरव्यू में। आप जो इसको भी चुने, नगर पालिका का चुनाव है, प्रत्याशी बहुत सारे मैदान में है, आपका जो मत है वो बिल्कुल सोच समझ करके होना चाहिए। आने वाले जो और प्रत्याशी हैं, अन्य जो प्रत्याशी हैं भाजपा के, कांग्रेस के, या फिर रमेश सोनी और जो बाकी प्रत्याशी हैं, उन सभी का भी साक्षात्कार आपको हमारे इसी चैनल पर देखने को मिलेगा। उनका क्या विचार है शिमगा नगर पालिका के बारे में, चुनाव के बारे में, और उस जीत कर आएंगे तो जनता के लिए उनकी क्या योजनाएं होने वाली हैं, क्या उनका मैनिफेस्टो होने वाला है इस चुनाव के लिए, वो सारी चीज़ें आपको हम जल्दी ही बताने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल मन की आवाज़ को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना सुझाव ज़रूर दीजिए कि आपका इस चुनाव के बारे में क्या सोचना है, आपका जो मैदान में इस वक्त प्रत्याशी है उनके बारे में क्या सोचना है, ऐसी कौन सी समस्याएं हैं जो शिमगा नगर में अब तक हल नहीं की गई हैं, और आने वाले समय में, क्योंकि ये आधुनिकता का युग है, काफ़ी तेज़ी से जो समय है वो बदल रहा है, चीज़ें एडवांस हो रही हैं, तो आप शिमगा नगर पालिका के बारे में क्या चाहते हैं, यहाँ किस प्रकार का विकास चाहते हैं, किस प्रकार का डेवलपमेंट चाहते हैं, ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। क्योंकि जब आप कमेंट करते हैं, जब आप सुझाव देते हैं, तो हम उन सुझावों पर चर्चा करते हैं, हम लोगों के बीच में, नेताओं के बीच में, जनप्रतिनिधियों के बीच में उन सवालों को लेकर जाते हैं और उनका जवाब मांगने का प्रयास करते हैं। तो इसलिए कमेंट में अपना सुझाव ज़रूर दें। मन की आवाज़ को देखते रहें, शेयर करते रहें, अपना प्यार और आशीर्वाद देते रहें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय जोहार।